नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली और बड़ी खबर की ओर। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा बिहार की लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहारी महासभा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनफॉर्चुनेट बताया। महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इस तरह की भाषा न केवल बिहार की महिलाओं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनका सम्मान सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों द्वारा इस तरह की बयानबाजी समाज को गलत संदेश देती है। ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के बयान देने की हिम्मत ना कर सके। बिहारी महासभा ने प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी स्वतः एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बात कभी पुनरावृत्ति ना हो, किसी के द्वारा भी ना हो। बिहार की महिला हो, पूरे भारतवर्ष की महिला हो, उत्तर प्रदेश की महिला हो, सब सम्मानित है। हम लोग महिला को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और उनके बारे में इस तरह के पद पे होकर के इतनी ओछी बात बोलना बिल्कुल स्वीकार्य बात नहीं है। शुरू से सनातन धर्म महिलाओं को पूजते आई है, तो महिला को सम्मान तो सबको करना चाहिए, उनको तो खास करके करना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से रेखा आर्या के पति का बयान आया था उसमें काफी समय हो गया, लेकिन जो बयान के बाद जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर लगातार हंगामा और राजनीति भी देखने को मिल रही है बीच बीच में। अब ये क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है, थोड़ा विस्तार से बताइए। और ये पूरा जो हंगामा है ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर ऐसा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए शिवम, रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान के बाद से लगातार जो विरोध का दौर है वो जारी है। राजनीतिक दलों की ओर से और कई सामाजिक संगठनों की ओर से विरोध किए गए और अब बिहारी महासभा जो उत्तराखंड में है उन्होंने भी अपना विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके साथ साथ जो कार्रवाई की मांग की जा रही है, हालांकि उस पर अभी तक कोई ठोस अमल नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने भी पिछले दिनों महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया था और देहरादून के डालनवाला थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। रिपोर्ट भी दर्ज कराने के लिए एक शिकायती पत्र लेकर के गए थे और एसपी ने उनका पत्र लिया था और ये बोला कि आने वाले दिनों में उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से और विभिन्न संगठनों की ओर से इस पर विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब बिहारी महासभा के ओर से ये तय किया गया है कि जल्द ही इसको लेकर के एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो बयान था वो बर्दाश्त से बाहर है, वो गलत बयान था और महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ बयान था। तो ऐसे में संभवतः अगर बिहारी महासभा के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं या मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, तो जाहिर है कि उस पर वो एक्शन की बात कहेंगे। हालांकि काफी दिन हो गया है इस बयान के बाद और धीरे धीरे जो सभी लोग ये सोच रहे थे कि अब ये बयान के बाद से जो गहमा गहमी का माहौल है वो कम होगा, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी तरफ से एक्शन लेने की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकारी तौर पर
अभी तक कोई गंभीर आरोप को लेकर के कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है उत्तराखंड में। हाँ, इतना जरूर है कि बाहर के प्रदेशों में कई जगहों पर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जरूर मुकदमे दर्ज हुए हैं और कोर्ट से उनको समन भी जारी हुआ है। नहीं तो अजय जी, जिस तरीके से रेखा आर्या के पति ने बयान दिया, उसके बाद इतना प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या अगर यही गलती या फिर एक तरीके से कहें कि यही सोच अगर विपक्ष के नेताओं के द्वारा सामने आई होती तो क्या अब तक उन पर एफआईआर नहीं हुई होती या एक्शन नहीं हुआ होता, या फिर ये पूरा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि भाई आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए और तो और इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर कैटेगरिकली ये बोल रहे हैं बिना किसी सोच संकोच के, तो फिर तो ये सवाल खड़ा होता है ना, फिर तो देवभूमि पर ये पूरा पूरा एक प्रकार से छीटाकशी हो रहा है। ये बिल्कुल देखिए शिवम, अगर विपक्ष के नेता या बाकी कोई और बयान देता है इस तरह से, तो जाहिर है उस पर सख्त कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। लेकिन गिरधारी लाल साहू यहाँ के उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री जो हैं, उनके पति हैं, और ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होना इस बात से साफ है कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या उसके परिवार का कोई सदस्य प्रभावशाली है, तो जाहिर है कि उसके लिए कई बार नियम कानून का जो दायरा होता है वो अलग होता है और बाकी अन्य लोगों के लिए ये नियम कानून का दायरा अलग हो जाता है। लंबे समय तक लोग इस बात को लेकर के मांग भी करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, विपक्ष के नेता सड़कों पर रहे हैं, कई संगठनों के लोग भी सड़कों पर आए हैं, उतरे हैं और उन्होंने जिन्होंने बयान दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि बिहार महिला आयोग की ओर से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र में कार्रवाई किए जाने की मांग की है और यहाँ भी ये भी कहा गया है कि कार्रवाई क्या हुई है इसके बारे में भी बिहार महिला आयोग को सूचित किया जाए। अगर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया है, तो इससे साफ पता चलता है कि प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है उसके लिए नियम कायदे कानून का दायरा अलग हो जाता है और अन्य और आम व्यक्ति के लिए अलग होता है। महिला अस्मिता से जब कोई विषय जुड़ा हुआ होता है, महिला अस्मिता का जब सवाल होता है, तो शिवम ऐसे में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एक एक्शन बड़ा होना चाहिए, एक सबक होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करे। पूरे भारत भर की जो महिलाएं हैं वो भारत के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी अस्मिता का सवाल है, उनके मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व देश के कोने कोने में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर है और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है या इस तरह से अपराध करता है तो ये निंदनीय है और ऐसी घटना और ऐसे वक्तव्य दोबारा नहीं आने चाहिए और जो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये जरूरी था, अब तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे यही साफ नजर आ रहा है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यही वजह है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अजय जी, जब एक पार्टी का पूरा मोटो यही हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए तमाम तरीके की सरकार योजनाएं लाती है, तमाम तरह की चीजें धरातल पर लागू होते हुए दिखाई भी देती हैं, फिर दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देखने को मिलती है वो पहले वाले पर संदेह पैदा कर देती है। एक आदमी जो एक पावरफुल है, जिसका बैकबोन बहुत मजबूत है, वो कैमरे पर आता है, इस तरीके से महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उनके रेट बताने लगता है। ये तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो गया। तो फिर एक आदमी वर्सेस पूरे देश की महिलाओं का सम्मान कैसे हो गया और यह आदमी अभी तक कार्रवाई से वंचित है? मतलब सिर्फ इसलिए कि बैकबोन इतना मजबूत है या फिर कहें कि पावर इतनी है कि मतलब वहां पर तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन, उन सब की पावर वहां आकर खत्म हो जाती है। तो फिर सवाल पार्टी पे भी खड़ा होगा, प्रशासन पर भी खड़ा होगा, नियति पे भी खड़ा होगा, मतलब सब पे खड़ा हो रहा है ना। तो एक आदमी क्या सबसे बलवान हो गया क्या? देखिए शिवम, एकदम ये सारी बातें सही हैं कि एक पावरफुल व्यक्ति के लिए जब नियम अलग बनाए जाते हैं या नियम माने जाते हैं और आम जनता के लिए और कमजोर वर्ग के लिए अलग नियम चलाया जाता है,
तो जाहिर है कि इस बात से साफ संकेत है ही है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व है, अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कोई कमजोर व्यक्ति अगर कोई इस तरह का बयान देगा या कोई बात कहेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में यही वजह है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है जी। और उनका मन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और वो इस तरह के कृत्य करते हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो, एक उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला अस्मिता का की बात जहां आती है वहां बीजेपी के नेता बोलते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है या उनके तरफ से कोई सार्वजनिक रूप से माफी की बात नहीं आती है, तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और इनके साथ साथ प्रशासनिक अमले के लिए भी। पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है इस समय कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है, और अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के लोग इस बात को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं कि उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति या उनके पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है और उस पर वो कार्रवाई की मांग नहीं करते, तो ये भी सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड महिला आयोग की चुप्पी भी अपने आप में सवाल खड़े करती है, क्योंकि महिला अस्मिता से जुड़े हुए मामलों पर महिला आयोग को एक्शन लेना होता है, महिला आयोग की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड महिला आयोग की ओर से भी चुप्पी साधे हुए है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं तो फिर अजय जी एक सवाल फिर ये क्यों ना खड़ा हो कि विपक्ष अगर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करे या फिर एक्शन का लेने की मांग करे, या तमाम जितने ये संगठन हैं जो लगातार इसकी जो है वो निंदा कर रहे हैं, फिर तो अभी आपने महिला आयोग का भी जिक्र किया, आप महिला आयोग का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है, तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो रेखा आर्य के पति है इसलिए भी उनको छोड़ा जा रहा है, या फिर वाकई में ये आदमी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है उससे बिहार की महिलाओं का तो छोड़िए, मतलब बिहार की महिलाओं का तो ऐसा हो चुका है कि देश का कोई भी नेता उठता है कुछ भी उलझुल उनके खिलाफ बोल देता है, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पार्टी अपने ऊपर एक धब्बा नहीं ले पा रही, मतलब धब्बा नहीं लग रहा है पार्टी पे कि इस तरीके का आदमी उन्हीं का नेता बोलता है और फिर आप भरे समाज में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो मतलब जनता तो उसके मन में तो सवाल उठता होगा ना कि भाई ये कौन सा दोहरा चरित्र है। एक तरफ आपका नेता बेटियों के अपमान की बात करता है, महिलाओं के अपमान की बात करता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब चोर से बोलो चोरी करो, साहू से बोले जागते रहो। देखिए शिवम, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की बात बात पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई देश के किसी भी हिस्से में कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो त्वरित एक्शन में आ जाती है, लेकिन इस विषय पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बात साफ है कि रेखा आर्य के पति हैं गिरधारी लाल साहू, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बयान देने से बच रहा है। महिला मोर्चे की ओर से भी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हाँ कांग्रेस की ओर से और तमाम विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए, और अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये प्रशासनिक अमले पर भी बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और जो महिला अस्मिता की बात हम करते हैं, पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को लेकर के तमाम नीतियां बनाई गई हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महिला सम्मान की बात की जाती है। और अगर भाजपा के ही बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, प्रदेश का कोई भी मंत्री इस विषय में बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस पर अगर नहीं बोलते हैं, तो जाहिर है कि वो इस बात को लेकर के सहमति जता रहे हैं, इस बात को बिल्कुल बिल्कुल डर रहे हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की ओर से या उनके परिवार के सदस्य की ओर से अगर इस तरह का बयान दिया जाता है तो वो उस पर चुप रहेंगे। हाँ, अगर कोई कमजोर रहेगा तो कमजोर व्यक्ति के ऊपर जरूर हमलावर होते नजर आएंगे, और ऐसे में ये जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनको खुली छूट है और वो कुछ भी कहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर है कि इनका मनोबल बढ़ेगा और ये आगे भी इस तरह के बयान देते रहेंगे या कोई और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिहार की महिलाओं के अपमान को लेकर अब जो
प्रदर्शन है, जो ये विवाद है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि सरकार रेखा आर्या के पति पर कोई एक्शन ले, अन्यथा ये चीजें आपको और बड़ी होती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा निवासी 19 साल के प्रणव की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल परिजनों का यह दावा है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। जानकारी के मुताबिक बीती 3 जनवरी को प्रणव अपनी महिला मित्र से मिलने शिमला बाईपास गया था। देर रात परिजनों को सूचना मिली कि प्रणव छत से गिर गया और उसे नजदीकी इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन अब मृतक की जो दोस्त है रिया कैंतुरा और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि थाना पटेल नगर में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन थाना प्रभारी ने लीपापोती का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया। इसके बाद परिजन ने मामले की जांच के लिए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ दुर्घटना मान रही है, जबकि जांच सीओ प्रेमनगर को सौंप दी गई। तो 3 तारीख की बात है, 3 जनवरी की। तो मेरे पास 9 बजे कॉल आया भाई का कि भाई 50 रुपये गूगल पे में है। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो कहता है डाल दे यार, पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने 50 रुपये डाल दिए, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने 9:09 पर उसे दोबारा कॉल करा। मैंने कहा भाई कहाँ है, खाना खा ले आगे। कह रहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते मैं भी सो गया अपना। तो ऐसे 10:30 बजे कॉल आता है हमें लड़की का। तो 3 कॉल आए थे, तो कॉल उठाए नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम सब सो गए थे। ऑलमोस्ट सब सो जाते हैं, 2:30 बजे, ठंड का टाइम चल रहा है। तो हम सो गए। तो इतने में आ जाए कुमार मंडी से अमन, जो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड था, आप घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हो। तो वो साथ में रहते हैं। तो अमन बोलता है कि आओ जल्दी आओ जाओ, हर्षित ना 4th फ्लोर से गिर गया है। तो हम वहाँ पे गए इंदिरा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर मुझे साइड में ले जाके बोलते हैं आपका बड़ा छोटा भाई है। मैंने कहा हाँ मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने कहा कि लड़का तो ख़त्म हो गया है। मैंने बोला ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने बोला तो ख़त्म है। और जब यहाँ पे आया डैडी आया, तो मैंने डॉक्टर से बोला चेक करो ऐसे कैसे ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर बोलता है भाई जी ये आधे घंटे पहले ही ख़त्म था, लड़का आया था यहाँ पे। शाम के टाइम घर में बैठा हुआ था, मैं हाथ सेक रहा था आग जला के, वो भी मेरे पास बैठा था 7:30-8 बजे करीब। कहने लगा पापा मैं अभी आ रहा। मैंने कहाँ जा रहा? कह रहा मैं शनि मंदिर जा रहा। शनिवार का दिन था उस दिन। तो वो 7:30-8 बजे करीब मेरे पास से चला गया। तो जब चला गया तो मैंने फिर बज गए 9, 9:30 बजे हमने फ़ोन किया। मैंने इसकी मम्मी को कहा मैंने फ़ोन कर कहाँ है हर्षित। तो उसने फ़ोन किया तो बैल जा रही है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर 10 मिनट के बाद फिर मैंने कहा मैंने फ़ोन कर हर्षित कहाँ है। फिर उसकी मम्मी ने फिर फ़ोन करा, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने 10-15 मिनट होगी तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन कर, मैंने 10 बजने वाले, क्यों नहीं अभी तक घर में आया वो। तो फिर उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर उसी कुछ ही देर बाद 10-5 मिनट बाद उसका एक कुमार मंडी में एक लड़का है अमन नाम का, वो मेरे घर पे आया। वो कह रहा अंकल। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रहा हर्षित 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहाँ से गिर गया? कि शिमला बाईपास पे। मैंने वहाँ कहाँ है? तो मैंने अब कहाँ है? वो कह रहा वो इंदिरेश हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसा था मैं वैसे का वैसा ही घर से निकल लिया। मैं और मेरी मिसेज, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भाभी, हम चारों के चारों ऐसे ही चले गए। हमें जैसे हम इंदिरेश में पहुँचे तो वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद थी, वो लड़की के पास, और वो 4 लड़के जो उसको लेके वो भी मौजूद थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो डेड हो गया, ये तो ख़त्म हो चुका है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शीतकाल में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई मार्ग और उद्योग प्रभावित हो सकते हैं और ऐसे हालातों में राशन और दवाइयों की आपूर्ति अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मार्च तक के लिए आवश्यक राशन सामग्री और दवाइयों का भंडारण पहले ही कर लिया जाए। विशेष ध्यान रखा जा रहा है गर्भवती महिलाओं का, जिनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके अलावा भारी बर्फबारी की संभावना है। बर्फ काटने वाली मशीनें और अन्य आवश्यक जो उपकरण हैं वो पहले से ही तैयार रखे गए हैं और कुल मिलाकर विभाग ने किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। देखिए तैयारी हमारी पूरी है। जहाँ जहाँ सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहाँ आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने के कारण रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएँ उनको, इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। देखिए तैयारी हमारी पूरी है। जहाँ जहाँ सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहाँ आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने के कारण रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को।
कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएं, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो अगली खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से आ रही है, जहां हरिद्वार रोड पर काली के ढाल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी की शाम करीब 7 बजे हरिद्वार की ओर जा रही जम्मू कश्मीर नंबर की कार फुटपाथ पर खड़े ट्रक के पीछे जाकर टकराई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग डर गए, लेकिन कुछ ही पल में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि कार का कंडक्टर साइड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और गनीमत यह रही कि चालक की जान बच गई। लोगों ने उसे बाहर निकाला और घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और चालक के मोबाइल नंबर के जरिए उसके परिवार से संपर्क किया गया। आईडीपीएल चौकी प्रभारी ने बताया कि चालक बेहद घबराया हुआ है और फिलहाल अपना नाम पता भी ठीक से बता नहीं पा रहा है। यह हादसा पिछले साल 16 दिसंबर को मनसा देवी रेलवे फाटक के पास हुए सड़क हादसे की याद को ताजा कर गया, जिसमें तेज रफ्तार के कारण 4 युवकों की जान चली गई। पुलिस अब इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। तो हरिद्वार में गंगा सभा की ओर से गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने वाली मांग को लेकर एक बार फिर से उस मांग को दोहराया गया है। दरअसल गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि हर की पैड़ी क्षेत्र में किसी भी संस्था या विभाग से जुड़ा गैर हिंदू व्यक्ति प्रवेश न करे। यह स्थान हिंदुओं के लिए सुरक्षित है और इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों से भी इसको लेकर अपील की गई है। दरअसल 1 जनवरी को 2 युवकों ने अरबी शेखों की पोशाक पहनकर हर की पैड़ी पर टहलते हुए वो नजर आए थे और इसके बाद से ये पूरा मामला चर्चा में आया। कि यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे, मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है कि निश्चित रूप से यह क्षेत्र सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। यह केवल हिंदुओं के लिए है। जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो कृपया इस क्षेत्र में ना आए। सरकारी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई और उनसे मैंने अपील यही करी है कि कोई भी गैर हिंदू, उनका अधीनस्थ कर्मचारी भी इस क्षेत्र में ना आए और उन्होंने शहर से इस बात को स्वीकार किया है कि यदि हम उत्तराखंड के ऋषिकेश में हर साल इसी तरीके से जो आयोजन किया जाता है उसी तरीके से अब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मुनिका रेती साल 2025-26 की चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। और ये प्रतियोगिता 21 जनवरी को चौहान वेडिंग पॉइंट के 14 बीघा क्षेत्र में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में आसपास के इलाकों से प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान चयन की जो प्रक्रिया है उसका भी रूल्स रेगुलेशन सामने आएगा। और मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर टिहरी और मिस्टर मुनिका रेती का इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विशिष्ट अतिथि मेयर शंभू पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष विनीत बिष्ट और पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता मौजूद रहेंगे। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और यह सम्मान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें नशे की ओर आकर्षित होने से रोकना है, ताकि वो खेलों के जरिए अपने शहर, राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। ये जो प्रतियोगिता है ये चौथी बार हम लोग कराने जा रहे हैं। 2023 में हमने शुरू किया था आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग मिस्टर मुनिरित के साथ, लेकिन इस बार जो प्रतियोगिता है मिस्टर मुनिरिति, मिस्टर टिहरी, मिस्टर उत्तराखंड और मिस उत्तराखंड के साथ हम लोग ये प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसमें जो है मिस्टर मुनिरिति ऋषिकेश को जोड़ा गया है और ये क्लासिक होगी ऋषिकेश और मुनिरिति के लिए। जो टिहरी होगा वो 55 प्लस से लेके 85 तक कैटेगरी के हिसाब से प्रतियोगिता में बच्चों को चुना जाएगा और प्रति कैटेगरी प्रतियोगिता को उसमें इनाम भी रखा गया है। फर्स्ट को जो है हमने 11,000 रुपए, मिस्टर टिहरी में 5100 और 3100 रुपए, मिस्टर उत्तराखंड में वो भी कैटेगरी के हिसाब से होगा, उसमें कैटेगरी वालों को इनाम रखा गया है। और जो इसमें फर्स्ट है उत्तराखंड में 21,000, 11,000 और 5100 रुपए है। मिस उत्तराखंड का 5100, 3100 और 2100 रुपए है। और बट ये जो कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होगा 12, साढ़े 12 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 3 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। रात्रि तक कार्यक्रम 10 से 11 बजे तक चलने की उम्मीद है। 20 जनवरी को है 3 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा चौहान वेडिंग पॉइंट ढालवाला मुनिरिति में। इसमें विशेष ये है कि ये हमने अभी तक जो हमने कराया है मिस्टर मुनिक रेती कराया है, इस बार मिस्टर टिहरी, मिस उत्तराखंड और मिस्टर उत्तराखंड करा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
कि अभी तक ये कार्यक्रम हमारे मुनिरती क्षेत्र में। तो अंकिता भंडारी मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पुलिस की पूछताछ के दौरान बीजेपी महिला नेत्री की मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल की थी, जिसमें संबंधित वीआईपी के नाम का जिक्र किया गया था। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान मौजूद नेत्री बीजेपी की और वो एक एनजीओ संचालिका भी है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान एनजीओ से संबंधित लोगों की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि पूछताछ में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रखा गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कोई बीजेपी की कार्यकर्ता है और एनजीओ संचालिका है तो इसमें क्या बुराई है। और उन्होंने कहा कि एनजीओ संचालिका किसी बड़े पद पर नहीं है और बीजेपी की पदाधिकारी नहीं है। बहुत गलत है। ऐसा होता जब भी कोई पुलिस किसी बात की रिकॉर्डिंग करते जांच करती है, उस समय पर एनजीओ और विभिन्न संस्थाओं की महिला संस्थाओं की महिलाओं को बिठाया जाता है कि ऐसा मैसेज न जाए कि पुलिस ने किसी पर प्रताड़ना करके कोई बयान लिए है। इसलिए वो वैधानिक पक्ष है, वैधानिक पक्ष के आधार पर वो महिला वहाँ पर थी। और कोई अगर एनजीओ चलाती हो और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि एनजीओ नहीं चलाती है। और हमारी कोई ऐसी पदाधिकारी वो हमारी रही नहीं है और अपना एनजीओ चलाती है, एनजीओ के नाते उसको बुलाया गया होगा। बहुत गलत। तो उत्तराखंड में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार नई रूपरेखा तैयार कर रही है। दरअसल 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसकी क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कार्यक्रम की प्रगति को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले इस समय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है, जिनमें सुधार की जरूरत है। गैरोला ने बताया कि भरोसा यह जताया कि पिछले जिलों से भी आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। और उन्होंने बताया कि इस वर्ष से ब्लॉक स्तर पर भी रैंकिंग की शुरुआत की जा रही है, जिससे विकास कार्यों का जमीनी स्तर पर आकलन हो सकेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन सा ब्लॉक बेहतर काम कर रहा है और कहां कमियां हैं। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 2025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उन्हें सुधार के लिए कहा गया है। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो जनपद थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जहां कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत कमी है, जहां पर व्यवस्थागत कुछ खामियां हैं, उन सब बातों को हम दुरुस्त करेंगे। और आने वाले समय में 2026 के लिए जो हम अपने लिए नॉर्म्स तय कर रहे हैं, कि अभी तक हम जिला स्तरीय कार्यक्रमों की ही रेटिंग किया करते थे, रैंकिंग दिया करते थे, लेकिन 2026 में वित्तीय वर्ष के बाद हम ब्लॉक स्तर पर जाने वाले हैं। ब्लॉकों की भी हम रैंकिंग देने वाले हैं। इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक बेहतर कर रहा है, कौन सा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉकों की श्रेणी में आएगा। 2025 उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी नेशनल पार्क क्षेत्र में लगी जंगल की आग को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। गोविंद घाट रेंज में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के बीच पथरीले और दुर्गम इलाकों में आग फैलने की सूचना के बाद तुरंत कदम उठाए गए। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कठिन होने के कारण पैदल पहुंच पाना संभव नहीं रहा। ऐसे में आग की स्थिति का सही आकलन करने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार की पहल पर हेली सर्वे की अनुमति दी गई ताकि आग पर काबू पाने की रणनीति बनाई जा सके। हवाई सर्वे के बाद डीएफओ सर्वेश दुबे ने स्पष्ट किया कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है। प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि आग को फैलने से रोका जा सके और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से गहरा संबंध रहा है और दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। इस मुलाकात को पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग और बेहतर होगा।
मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।